बच्चों, वेलकम टू ग्रो अप। कैसे हैं आप सभी? चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आप क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 समझना चाहते हैं तो एक काम करें, आप इस वीडियो के नीचे जाकर लिंक में पीडीएफ को डाउनलोड करें, क्योंकि ये पीडीएफ आपके लिए है। इसमें आपको मिलेगा कंप्लीट नोट्स, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 के सॉल्यूशंस भी, और साथ ही साथ हमारे साथ समझने में आसानी भी। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा। क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या है वो पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1 1.2 को भी सोल्व करने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए वन शॉट नहीं बन जाता है, एक स्मार्ट शॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि चैप्टर में कौन कौन से दो टॉपिक हैं। तो बेटा इस चैप्टर में दो टॉपिक हैं हमारे। एक तो हमारे पास में टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड सेकंड टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। ये दो टॉपिक है बस इस चैप्टर में, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आराम से समझते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, तो एक मोटी मोटी लाइन में समझा जाए। बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हमको पता चल रहा है कि प्राइम फैक्टर हमको करना है, और इरेशनल नंबर मतलब जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं। बहुत सिंपल। अब वन बाय वन इन दोनों टॉपिक को समझते हैं और इनके सब टॉपिक्स को भी समझना स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, तो पहला सवाल तो आपके मन में यही आता है कि ये क्या है फंडामेंटल थ्योरम। तो ये क्या है फंडामेंटल थ्योरम, सिंपल वर्ड में समझते हैं कि हर कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कहा जा सकता है या लिखा जा सकता है, और ये एक तरीका यूनिक होता है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या नहीं समझ में आया? चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। एग्जांपल से आपको बहुत इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे बेटा हम मानते हैं 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उससे पहले प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर? एक तो वो फैक्टर होता है हमारा 1, और दूसरा फैक्टर कौन सा होता है? इटसेल्फ। एक वो फैक्टर हमारा होता है खुद। जैसे एग्जांपल जैसे मान लीजिए 2, तो 2 या तो हमारा केवल 1 से डिवाइड होगा या केवल 2 अपने आप से डिवाइड होगा। ये सेकंड आप एग्जांपल ले 3 हमारा कैसा नंबर है जो केवल 1 से डिवाइड होगा। देखो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो नंबर 1 से डिवाइड होगा, या फिर वो नंबर केवल बाय इटसेल्फ केवल 3 से ही डिवाइड होगा। तो ऐसे सभी नंबर्स जो केवल 1 से या खुद से ही डिवाइड होते हैं, ऐसे सब नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर, जो अपने आप में यूनिक होते हैं। जैसे आप भी यूनिक है, आप भी प्राइम नंबर्स की तरह हैं। तो इसलिए अब प्राइम नंबर्स में जैसे 12 को समझते हैं। अब 12 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमको ये बताता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। कैसे करते हैं चलिए समझते हैं। 12 को लिखते हैं, तो 12 को हम कैसे करेंगे, इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। हमने 12 को लिखा, इसको यहाँ पर देखते हैं। हमने 12 को लिखा, 12 को बेटा हम ब्रेक डाउन करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से। देखो हमको करना है प्राइम फैक्टर, तो मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करना है हमको। तो 2 से डिवाइड किया, 6 टाइम गया, 2 6 12, 6 को डिवाइड किया 3 टाइम जाएगा, 2 3 6, 3 को करेंगे 3 से 1 टाइम जाएगा, 3 1 3। तो हमारे पास जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको इसी तरीके से प्राइम फैक्टर में मल्टीप्लाई करते रहते हैं। अब ये सेम चीज बेटा यहाँ पर लिखी गई है। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब 2 यहाँ पर 2 बार है, तो मतलब 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई में 3, जैसे हम 12 को लिख सकते हैं, और यही है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। हम बात करते हैं 30 की। 30 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3 × 5, 2 3 6, 6 5 30। हम 30 को प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। इसका मतलब हर नंबर को प्राइम्स में तोड़ सकते हैं, और सिर्फ ये एक ही तरीका है। कहते हैं कौन सा तरीका है बेटा? वो प्राइम फैक्टराइजेशन। इज दैट क्लियर? ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, हमारे पास में अब हमको समझना है एक फैक्टर ट्री मेथड को। फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है? फैक्टर ट्री मेथड होता है कि जब हम प्राइम फैक्टर करें तो उसके जो फैक्टर्स है उसका ट्री बनाते हुए चले। ये आप ये कह लीजिए कि जैसा हमने अभी भी ये फैक्टर्स किया ना, 12 का हमने इसको फैक्टर को किया कि भाई 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 एंड 3 1 आर 1, तो नीचे हमारा बनाएगा। ये भी फैक्टर प्राइम फैक्टर का फैक्टर ट्री मेथड का ही एक तरीका है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को फैक्टर ट्री से प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, 3 2 7 6 0 को फैक्टराइज करते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 2 6 0 को हमने पहले 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास में आया 1 6 3 8 0। अब 2 तो हमारे पास में प्राइम नंबर आ गया। अब 2 को हमको नहीं छेड़ना है, ठीक है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अब 1 6 3 8 0 को ब्रेक डाउन करना है, तो फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 8190 टाइम जाएगा। उसके आगे फिर हम कैसे करेंगे? अब 2 हमारे पास में फिर से प्राइम नंबर आ गया। अब 2 को फिर से टच नहीं करना है ना, यहाँ तक बिल्कुल आराम से आपको समझते हुए चलना है। 8190, बट 8190 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4095। अब 4095 को ब्रेक डाउन करना है। अब हमने जैसे देखा 4095, तो हमको ये तो समझ में आ गया कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं भाई कि 0 2 4 6 8, जिस डिजिट के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है, वही नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। अब यहाँ पर तो 5 आया लास्ट में, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा, सिंपल। अब किससे डिवाइड करेंगे? 2 के बाद डिवाइड करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर से। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3, एग्जैक्ट 3 प्राइम नंबर होता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से जाएगा हमारा ये 1365 टाइम, फिर 1365 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 455 टाइम जाएगा, और 455 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 91 टाइम, फिर 91 को ब्रेक करा 7 × 13, एंड 7 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर है। 7 7 से जाएगा, 13 13 से जाएगा। इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन सब की। ये सब जो हमारे पास में आया है 2 2 2 2 रेज़ टू द पावर 3
3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 एंड इंटू 13। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बाई फैक्टर ट्री मेथड। आप ये वाला मेथड यूज कर लीजिए या फिर आप ये वाला मेथड यूज कर लीजिए, बिल्कुल सेम ही है, 32760। ये वाला मेथड यूज करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, 2 का डिवाइड करेंगे आप इसका 32760 में, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 16380। फिर इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे और तब तक इसको हम ब्रेक डाउन करते रहेंगे प्राइम फैक्टर्स में, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम समझते हैं बेटा इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम निकालना। एचसीएफ और एलसीएम निकालना, लेकिन किस मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जो हमने अभी भी सीखा है ना प्राइम फैक्टर करना, उसी मेथड से हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए निकालते हैं भाई। सबसे पहले हमको रूल्स याद रखना है। कौन सा रूल याद करना है हमें एचसीएफ के लिए, एचसीएफ की फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए भी समझते हैं। सबसे कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेना है हमको। क्या लेना है सबसे पहला स्टेप, एचसीएफ का पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है सबसे कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, सेकंड स्टेप में उनकी स्मॉलेस्ट पावर को लेना है। अब यहाँ पर जैसे एचसीएफ में क्या है स्मॉलेस्ट पावर, एलसीएम में क्या आएगा लोएस्ट पावर, एचसीएफ में छोटी वाली पावर को, एलसीएम में बड़ी वाली पावर को लेते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। पहला स्टेप कॉमन प्राइम नंबर, दूसरा स्टेप स्मॉलेस्ट पावर को लेना है, उसके बाद उनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। 3 स्टेप में हम क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ को हम निकाल सकते हैं। अब एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। अब ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कॉमन भी लेने हैं और अनकॉमन भी, दोनों लेने हैं एलसीएम में। एचसीएफ में केवल कॉमन को लिया जाता है, जो हमारे कॉमन फैक्टर्स आए हैं। एलसीएम में कॉमन भी लेने हैं पहली, और फिर अनकॉमन को भी लेना है। मतलब कॉमन ले लिए, प्लस में फिर अनकॉमन जो बच गए हैं, जो कॉमन नहीं है, फिर अनकॉमन को भी लेना है। तो दोनों लेने हैं, सारे प्राइम फैक्टर लेने हैं, कॉमन भी एंड अनकॉमन भी एलसीएम के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उनकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, मतलब उनकी सबसे बड़ी वाली पावर को नोट डाउन करना है और फिर उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। ये 2 रूल है हमारे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के। चलिए अब इन दोनों को एचसीएफ एलसीएम को एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। किसका, 6 एंड 20 का। तो हमने पहले क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 का करा एंड 20 का करा। बेटा जब हम 6 का करेंगे तो क्या आएगा, 6 का करेंगे तो ये जाएगा 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में आया 2 इंटू 3। तो हमने लिख लिया 2 इंटू 3। अब जिसकी पावर कुछ नहीं होती, इसकी पावर 1 होती है, तो हम क्या लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया, इजी। अब लिखेंगे 20 को जैसे ही हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में आएगा 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड यहाँ पर ये 5 टाइम 5 1 जा 5। किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2 टाइम 2 रेज टू द पावर 2 इंटू में 5 मल्टीप्लाई इंटू में 5 रेज टू द पावर 1। ठीक है, तो पहले स्टेप हमने क्या करा, सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर करे। इजी। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए। एचसीएफ के लिए हमको पहले दूसरे स्टेप में एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या करेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर को लेंगे। बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन 2 इसमें है, 2 इसमें है, कॉमन नंबर आ गया 2। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। 5 नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं, छोड़ देंगे, क्योंकि एचसीएफ में बस हमको लेना है कॉमन नंबर। ठीक है, एचसीएफ में क्या लेना है हमको, कॉमन नंबर, कॉमन प्राइम फैक्टर को ही हमको लेना है। तो एचसीएफ में कॉमन हमारे पास में आया केवल 2। अब कॉमन प्राइम फैक्टर लेने के बाद क्या करते हैं भाई एचसीएफ में हम, है ना, अभी ये भी सीखे क्या करते हैं एचसीएफ में, पावर देखते हैं, छोटी या बड़ी। एग्जैक्ट छोटी वाली पावर को हम एचसीएफ में देखते हैं, स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 रेज टू द पावर 1 स्मॉलेस्ट पावर हमने लिख लिया। देखो 2 को कॉमन लिया, अब 2 को बस नोटिस करो, 2 हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। कौन छोटा है 1 और 2 में से, 1 और 2 में छोटा है हमारा 1। तो एचसीएफ क्या आएगा, 2 रेज टू द पावर 1 एंड 2 रेज टू द पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। तो एचसीएफ कितना आया 2 इज द राइट आंसर। इजी बेटा, एचसीएफ एकदम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एचसीएफ बार बार रट्टा लगा लो इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ मतलब कॉमन नंबर, कॉमन प्राइम फैक्टर, उसके बाद में छोटी वाली पावर, एचसीएफ में छोटी पावर, एलसीएम में बड़ी पावर, एचसीएफ में करेक्ट छोटी पावर, एलसीएम में बड़ी पावर। बढ़िया, आपको मेरे साथ ही सब रिपीट भी करना है जिससे कि आपको तुरंत याद हो जाए। अब हम देखते हैं एलसीएम को। एलसीएम तो हमने अभी भी याद भी करा कि एलसीएम में बड़ी पावर को लेना है। तो एलसीएम निकालना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर, वो तो हमने पहले करे हुए 6 एंड 20 के, तो फैक्टर करें। पहले हमको कॉमन नंबर लेने हैं। एलसीएम का क्या रूल था, एलसीएम का रूल हमने अभी भी सीखा कि सारे प्राइम फैक्टर लेने हैं, कॉमन वाले भी, और जो बच गए उनको भी नहीं छोड़ना है, बेचारे उनको भी ले लेना। ठीक है, तो सारे कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर भी। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 को हमने ले लिया। तो पहले हमने लिया सारे प्राइम फैक्टर 2 है, और फिर प्राइम फैक्टर कौन कौन से बचे हुए हैं, 3 एंड 5। फिर हमारे पास में बचा हुआ है 3 एंड 5। तो सारे हमने प्राइम फैक्टर को ले लिया, 2 3 एंड 5 सबको हमने ले लिया। अब हम क्या करना है, एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर को लेना है। बड़ी पावर, 2 की बड़ी पावर कौन सी है, 2 की बड़ी पावर 1 और 2 में 2 है। हम तो समझदार है, इतनी काउंटिंग हमको आती है भाई। 2 होगा तो 2 की पावर 2, 3 की पावर एक ही है यहाँ पर तो 1, 5 की पावर यहाँ पर हमारे पास में है 1। तो हमने ग्रेटेस्ट पावर को लिख लिया, सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। एलसीएम कितना आया, 2 रेज टू द पावर 2 मतलब 4, 3 रेज टू द पावर 1 मतलब 3, 5 रेज टू द पावर 1 मतलब 5। तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, एकदम बढ़िया, 12 5 जा 60। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, एचसीएफ और एलसीएम को हमने निकाल लिया। चलिए
इतनी बात सारी समझ में आ गई होगी आपको। एसपीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, साथ ही साथ आपने निकाल लिया होगा और साथ में आपने पीडीएफ डाउनलोड कर ही लिया है। साथ ही साथ उसमें समझते हुए चले, क्योंकि ये पीडीएफ केवल और केवल ये नोट्स और सॉल्यूशन आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब आपके सिलेबस में 2 नंबर्स के लिए यूज हुआ है, लेकिन एग्जाम में अगर 3 नंबर्स का आ जाए तो कैसे करेंगे वो समझेंगे हम। हालांकि आएगा नहीं, ऐसा तो आप बेफिक्र रहो, 10th के सिलेबस में ये हमारा नहीं है। 2 नंबर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर 2 नंबर्स के लिए एचसीएफ एलसीएम आपको पूछा जाए तो क्या होता है उनका एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। क्या बना लीजिए इसके लिए बना लीजिए आप स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर किसके बराबर होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम की। एचसीएफ एलसीएम को की मल्टीप्लाई करो, वो किसके इक्वल आएगी, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। जैसे हमने अभी में किसका निकाला हुआ है, हमने निकाला हुआ है भाई अभी नंबर्स हमारे पास में कौन से थे, अभी जो नंबर्स थे उसी को चेक कर लेते हैं। बस एक सेकंड दे, अभी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला था 6 एंड 20 का, तो हमारे पास में 2 नंबर थे 6 एंड 20। अब हम एचसीएफ एंड एलसीएम के मल्टीप्लाई करके भी देखते हैं। हमारे पास में क्या नंबर आया 6 × 20, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई करके कितना आया 120, एचसीएफ कितना आया 2 एंड एलसीएम कितना आया था 60, एलसीएम 2 एलसीएम 60 एचसीएफ 2 एलसीएम 60 एचसीएफ 2 एलसीएम 60 120। और नंबर कौन से हमारे पास में 6 × 20, ये हमारे पास में नंबर थे, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों हमारे पास में कैसे आए इक्वल, हेंस प्रूफ भी हो गया। अभी ध्यान क्या देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर्स के लिए, 3 नंबर्स के लिए अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो बिल्कुल ये 3 से ज्यादा या 3 वाले नंबर्स के लिए भी काम नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। ये क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पीवाईक्यू भी है, ये आपका पीवाईक्यू भी है भाई। अगर एक नंबर 4⁻n है, क्या ये कभी 0 से एंड हो सकता है। एक नंबर है, वो n क्या है हमें नहीं पता, कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, n मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इनफिनिट का कोई भी नंबर हो सकता है। क्या 4⁻n एक नंबर है, क्या वो कभी एंड होगा हमारा 0 पर, उसके जो यूनिट डिजिट है वो 0 आएगी। अब आप एक बात सोचो, अगर हम 4⁻n की जगह 1 रखें तो 4 आएगा, 0 नहीं आएगा। 4n की जगह 2 रखें तो कितना आएगा, ये हमारे पास में 16 आएगा। 4 का 2 का मतलब क्या हुआ कि भाई 2 × 2 करोगे 2 2 4, तब इसका स्क्वायर करोगे है ना, तब एक ही बात होगी, 4 का स्क्वायर 2 × 2 का स्क्वायर 16 आ जाएगा इसका आंसर। 0 हमारा कब आता है किसी के भी एंड में, आप कोई भी नंबर ले लीजिए जिसके लास्ट में 0 आता है, आप उसके प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 और 5 में ही वो प्राइम फैक्टर आपके होंगे। जैसे 10, आप मान लीजिए एक 10 है ना नंबर हमारे पास में, पहला नंबर ले लेते हैं लास्ट में 0 आता है, वो है 10। फिर 10 को आप 10 के आप प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 2 5 × 10 5 1 5, यानी कि 2 × 5 आएगा। अगर आप 10 की जगह 20 कर लोगे, 10 की जगह क्या कर लोगे 20, जिसके लास्ट में फिर से 0 आता है, इसको सोल्व करोगे तो 2 10 20, 2 5 10 और 5 1 5, इसके प्राइम फैक्टर भी 2 और 5 के ही अराउंड होंगे, 2⁻2 इंटू में 5। इसका मतलब ये क्लियर है, इसका मतलब ये एकदम से क्लियर है, हमको ये तो समझ में आ गया कि अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 आता है, अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 आता है तो उसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो हमारे 2 और 5 होने चाहिए, वो हमारे 2 और 5 होने चाहिए। मतलब 0 से एंड होने के लिए नंबर में 10 फैक्टर होना चाहिए, मतलब 2 × में 5 जरूर होना चाहिए। 2 और 5 दोनों फैक्टर चाहिए। 4 की पावर n को देखते हैं, 4 की पावर n में क्या आएगा बेटा, 4 की पावर n में आएगा 2 का स्क्वायर, 2 × 2 आएगा ना कि 2 × 5 आएगा। 5 तो 2 तो है हमारे पास में, 2 तो है, लेकिन 5 नहीं है। अब 5 नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, नो। 4⁻n कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। समझ में आ गया। तो 0 से एंड होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 × 5 के फैक्टर्स में उसको शो करना पड़ेगा। इजी, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को समझते हैं भाई, क्या होता है इर्रेशनल नंबर, बहुत सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। जो नंबर p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं बेटा, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं और q हमारा 0 के इक्वल नहीं है, ऐसे सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सभी नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और जो नहीं लिखे जा सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर समझ में आया, फिर से समझते हैं। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले रैशनल नंबर को। जैसे अगर हमने लिखा 2/3, ये कैसा नंबर है, ये देखो p है, p/q, ये क्या है हमारे पास में q। a और b भी मान सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, b की जगह आप a मान लो समझने के लिए, इसको b मान लो। तो अगर a/b यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास में कोई भी नंबर है, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अब इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए कि अगर जो कोई नंबर a और a/b के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है ना, डजंट एक्सप्रेस, तो यू कांट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, उसको हम इर्रेशनल नंबर नहीं बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होता है। एग्जांपल समझते हैं, जैसे जितने भी अंडर रूट भी होते हैं, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, ये सब इर्रेशनल नंबर होते हैं। वो सारे नंबर जो भी अंडर रूट्स में होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं।
पाई भी हमारा क्या है बेटा, पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि 3.1459 ये नंबर कंटिन्यू चलता ही रहता है, कहां पर एंड होगा पता ही नहीं है, पता ही नहीं है तो डेनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, हम नहीं लिख पाएंगे, तो क्यों हमारे पास में कुछ होगा ही नहीं, तो इसलिए हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। कोई ऐसा नंबर जिसका कोई एंड ही ना हो, डॉट 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 कुछ भी पॉइंट के बाद संख्याएं हमारी चलती रहे, डिजिट्स हमारी आती रहे, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। नन टर्मिनेटिंग, नन रिपीटिंग, ये सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब आपको ध्यान देना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या समझना है आपको कि रैशनल नंबर क्या होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं जो उस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, रैशनल के कुछ एग्जांपल हैं जैसे 1/2, 2/3, 5/1, ये सब हमारे सॉरी ये सब हमारे रैशनल नंबर होते हैं, नोट रैशनल नंबर। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को समझते हैं, थ्योरम नंबर 1.2। ठीक है, चलिए समझते हैं। अगर p एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। क्या भाई समझ में नहीं आया? अभी तो नहीं आया होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं 16 से, अगर हमारे पास में है 16 डिवाइड 2, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 16 को तो क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे मैम ये तो बच्चों वाली बात है, 2 8 कितने हो गए 16, 8 आ गया, मतलब डिवाइड हो गया है ना, सही बात है। लेकिन अगर हम 16 को ब्रेक डाउन कर दें तो हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में आएगा 4 इंटू में 4 अपॉन में 2, यही आएगा। क्या अब हमारा डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या आंसर आएगा? देखो 2 2 जा 4 एंड 2 इंटू 4 में तब भी हमारा आंसर क्या आया? तब भी हमारा आंसर आया 8। क्या इसको हम एक टाइप से और लिख सकते हैं? कैसे? 4 इंटू 4 को मतलब 4 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2, करेक्ट बात है, ऐसे लिखा हमने। ये क्यों आपको क्या बता रही है कि अगर एक प्राइम नंबर, अगर हमारा 2, देखो अगर p एक प्राइम नंबर है, कोई भी एक प्राइम नंबर है और a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसको हमने क्या मान लिया? a स्क्वायर। देखो ये दिख रहा है ना, ये आपका, इसको मान लिया आपने a स्क्वायर और 2 आपके पास में क्या है? एक प्राइम नंबर p। अगर एक प्राइम नंबर किसी a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा, तो जो ये p है, जो ये प्राइम नंबर है, ये a को भी डिवाइड करेगा। तो बेटा सही है ना, कहा देखो यहाँ पर डिवाइड, ये हमारा प्राइम नंबर, ये हमारा a का स्क्वायर को भी डिवाइड किया इसने, 8 आया, और केवल a को भी डिवाइड किया, 2 टाइम हमारा डिवाइड हुआ इसका, है ना। तो वो तो मैथमेटिकल सी बात है, बस थ्योरम में लिख दी गई है। क्या कहती है? आपको थ्योरम रटनी नहीं है, बस समझ लेना है कि अगर किसी को स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो विदाउट स्क्वायर को भी डिवाइड ही करेगा ना, सिंपल। यहाँ हमने एग्जांपल इसको समझ ही लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, ये एग्जांपल अब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके इसमें काम आने वाला है। आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, रैशनल नंबर को प्रूव करना, और इस बार भी आएगा। क्या कहता है? प्रूफ बाय, आपको प्रूफ करना है बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करना है। अब क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड और क्या हम प्रूव करने वाले हैं? आपके एग्जाम में आता है कि प्रूव कीजिए √3 इज ए रैशनल नंबर, √3 इज एन रैशनल नंबर, ये प्रूव करना है। फिर कह देगा कि प्रूव कीजिए √2 इज एन रैशनल नंबर। तो कैसे प्रूव करोगे? बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। हालांकि और भी तरीके हैं, बट मेरा फेवरेट कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, और आपके काम में भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आने वाला है। क्या कहता है कि हम ऐसा मान लेते हैं कि वो इरेशनल नंबर है ही नहीं, हम ऐसा उल्टा सोच लेते हैं, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, उल्टा सोच लेते हैं कि आप प्रूव करवाना है कि भाई ये इरेशनल नंबर है, हम क्या मान लेंगे? इसका उल्टा। क्या होगा इसका उल्टा? रैशनल नंबर। तो हम क्या मांगकर चलेंगे कि वो रैशनल नंबर है, और जब लास्ट में वो रैशनल नंबर प्रूव नहीं हो पाएगा तो भी उनसे माफी मांगकर हम क्या कह लेंगे कि ये इरेशनल नंबर ही था, हमसे गलती हो गई, हमने बाय मिस्टेक इसको रैशनल नंबर मान लिया था। तो ये एक मेथड है, इसका क्या नाम है इस मेथड का? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। चलिए समझते हैं क्या स्टेप्स हैं इसके। ये बहुत स्पेशल टेक्निक है, पहले स्टेप को समझना है और फिर हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे। पहला स्टेप क्या है? अपोजिट एज्यूम करो, जो प्रूव करना है उसका उल्टा सोचो। वैसे भी सारे काम उल्टे करने की आदत भी होती है, तो क्या करेंगे? इसका उल्टा सोचेंगे। लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है? लॉजिक। कौन सा लॉजिक लगाएंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा हमको, कुछ गलत मिलेगा, अगर हम गलत सोचेंगे तो गलत ही मिलेगा हमको, और जब हम गलत सोच लिया हमने और फिर हमको गलत मिला, लास्ट में क्या करेंगे? मतलब अपनी एजम्पशन की गलती थी, हमने गलत एज्यूम कर लिया था और ओरिजिनल स्टेटमेंट सही है, इसी बात को लिख देंगे कि बाय अवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से गलती हो गई भाई, ये जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है ये इरेशनल नंबर ही है। सिंपल। ये 5 स्टेप है इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के। चलिए एग्जांपल समझते हैं जो आपके लिए बहुत ही इजी हो। एग्जांपल है √2 इरेशनल है, प्रूफ करो। √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ। चलिए समझते हैं पहला स्टेप में क्या था? उल्टा सोच लो, एज्यूम कर लेंगे। क्या पूछा गया है भाई? इरेशनल है, क्या मान लेना है? उल्टा रैशनल। तो एज्यूम करते हैं √2 रैशनल है, एज्यूम √2 रैशनल। स्टेप नंबर 2, अगर ये रैशनल नंबर है तो √2 किसके इक्वल होगा? a बाई बी के, a अपॉन बी के, क्योंकि हम तो अभी पढ़कर आए हैं कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर्स को जिनको हम a अपॉन बी या फिर p अपॉन क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, और जिनके पास में कॉमन नंबर भी नहीं होते, जिनका एचसीएफ 1 होता है, जहां a और b को प्राइम है, मतलब कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है, मतलब उनको सेम चीज, सेम प्राइम नंबर डिवाइड नहीं करेगा, उनको कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो हमने एज्यूम करा √2 रैशनल है, तो √2 रैशनल होगा तो √2 किसके इक्वल होगा? a बाई बी के इक्वल होगा। स्टेप नंबर 3 में क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करोगे? स्क्वायरिंग। क्या करोगे भाई? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आ गया, और 2 कहां से आया? ये सवाल अगर आपके मन में हो तो भाई इसका आंसर दे देते हैं। देखो √2 का स्क्वायर करेंगे बेटा, करेंगे इसका स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। अगर a अपॉन में b का भी स्क्वायर करेंगे, हाँ भाई ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर लिया। अब ये जो रूट है बेटा, अंडर रूट है, ये अंडर रूट से ये वाली पावर हमारी कैंसिल हो जाएगी,
अगर नहीं पता है तो मान लीजिए कैंसिल हो जाती है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो इस स्क्वायर से ये हमारा अंडर रूट कैंसिल हुआ तो कितना हमारे पास में आंसर आया 2, तो ये 2 हमारा यहाँ पे आ गया है, सिंपल। और a अपॉन b का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर, स्क्वायर कर लिया हमने दोनों तरफ का। अब इसके आगे जब भी अब हमारे पास में आ गया ये भाई कि a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, जब भी हमारे पास में इक्वल में कोई पोजीशन होती है, इक्वल में कोई भी चीजें दी होती है, उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, सिंपल भी कैसे करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई b में होगी, ठीक है, होगी ना, सही बात है। तो 2 की मल्टीप्लाई b में करके कितना आया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया a स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी ना ऊपर कि प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो a को भी डिवाइड करेगा, वो यहाँ पर यूज करनी है, वो हमको यहाँ पर यूज करनी है। यहाँ तक चीजें क्लियर। b स्क्वायर बराबर आ गया भाई a स्क्वायर बटे 2, b स्क्वायर इज इक्वल टू, इट मींस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आगे बढ़ते हैं। इतना स्टेप क्लियर है। पहले स्टेप में एज्यूम कर लेना है अपोजिट कि √2 एक इरेशनल नंबर नहीं है, एक रैशनल नंबर है। अगर ऐसा नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 में आपको बताना है कि √2 इज इक्वल टू p अपॉन में q या फिर a अपॉन में b, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दोगे स्क्वायर, एकदम बढ़िया। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 हमारे पास में ये कंक्लूजन निकल कर आ गया। अब फोर्थ पार्ट में क्या करोगे, इसका मतलब देखो ये वही थ्योरम लिखी गई जो हमने अभी पढ़ी है, थ्योरम नंबर 1.2 की। इसका मतलब a स्क्वायर इवन है, प्राइम नंबर है, 2 से डिवाइड होता है, भाई बिल्कुल होता है। बाय थ्योरम 1.2 अगर a स्क्वायर इवन है, a स्क्वायर डिवाइड होगा 2 से, देन a भी डिवाइड होगा 2 से, बिल्कुल होगा भाई a डिवाइड 2 से। तो स्टेप नंबर 6 में हम क्या कर लेंगे, हम सपोज कर लेंगे, मान लो भाई a इज इक्वल टू 2c, कुछ इंटीजर्स के लिए मान लेते हैं। क्या मानेंगे, लेट सपोज लेट a इज इक्वल टू 2c। हमने क्या मान लिया, लेट सपोज a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू 2c मान लिया। अब a इज इक्वल टू 2c जो हमने सपोज करा है, इसको रिप्लेस करते हैं पहले वाले स्टेप नंबर 3 में। यहाँ पर a स्क्वायर की जगह इसको रिप्लेस कर लेते हैं, तो रिप्लेस कर लेते हैं। हमारे पास में क्या आएगा, रिप्लेस करते हैं करेंगे तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में क्या था, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखते हुए चलना है। और पीडीएफ आपके पास में डाउनलोड, तो आप उसको आराम से वहां पर टिक लगा पाओगे। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह क्या रखना है आपको, a स्क्वायर की जगह रखना है भाई आपको a इज इक्वल टू हमने माना है 2c, राइट, बस रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर मतलब 2c का स्क्वायर, राइट। इसी को बेटा यहाँ पर लिख देते हैं, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। 2b का स्क्वायर 2c का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4c स्क्वायर आएगा। b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2c स्क्वायर जाएगा बेटा, 2 से टाइम कट जाएगा, 2 टाइम हमारे यहाँ से कट जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2c स्क्वायर आ जाएगा। और क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि c स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आप ऐसा निकाल सकते हो कि c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसका मतलब फिर से सेम चीज, फिर से b स्क्वायर इवन, b स्क्वायर भी इवन है तो b भी इवन है, राइट। तू बेटा b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी करेगा, ऑब्वियस, अगर b स्क्वायर को कर रहा है तो b को भी करेगा। ये फॉर्म भी हमने पढ़ी है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेप नंबर 9, ये तो हम चाह रहे थे। स्टेप नंबर 9 कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, a और b दोनों इवन है। पहले हमने देखा a भी इवन था, b भी इवन था, मतलब दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है। ये तो गड़बड़ हो गई क्योंकि हमको 2 कॉमन फैक्टर नहीं लेना था, हमको कॉमन फैक्टर चाहिए ही नहीं था, हमको ऐसे प्राइम नंबर चाहिए थे जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता, ना कि 2 होता है। कोई वो कॉमन फैक्टर हमको नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो आगे बेटा ये भी 2 को डिवाइड कर रहा है b से, और वो a को भी डिवाइड कर रहा था 2, मतलब a भी डिवाइड हो रहा है 2 से और b भी डिवाइड हो रहा है हमारे 2 से। फिर हमने एज्यूम किया था कि भाई a और b तो को प्राइम नंबर है, उनके बीच में तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। यहाँ तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई। गलती कहाँ पर हुई थी, स्टेप नंबर 1 में, रॉन्ग अजम्पशन, याद है ना, रॉन्ग अजम्पशन कि हमने मान लिया था उल्टा सोच कर कि ये भाई एक रैशनल नंबर है। बस वही हमको बताना है कंक्लूजन में कि हमें हमारी एजम्पशन गलत थी, √2 एक इरेशनल नंबर ही है। हम उनको बताएंगे कि बाय अवर रॉन्ग अजम्पशन √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड, राइट बच्चा। ये स्टेप समझ में आया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार आपको रिवाइज कर लेना है। अब आपका काम क्या है, आपके पास में पीडीएफ है हमारी दी गई, उसको डाउनलोड कर लेना है, अच्छे से उसको देखना है, उसके बाद में इस क्वेश्चन को, किस स्टेप्स को बार बार रिवाइज करना है। चलिए, चैप्टर तो हमारा होता है एक कंप्लीट से टॉपिक्स को। अब हम क्या करते हैं, अब इसके और एग्जांपल्स एक्सरसाइज के, ये सब आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अब हम आते हैं सीधा एक्सरसाइज 1.1 पर। एक्सरसाइज 1.1 पर आए उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रख लीजिए। क्या इंपॉर्टेंट चीजें भाई, कि अगर रैशनल और इरेशनल को आप प्लस माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। रैशनल नंबर में आप प्लस करें इरेशनल नंबर या माइनस करें इरेशनल नंबर, तो हमेशा क्या नंबर निकल कर आएगा, इरेशनल नंबर निकल कर आएगा। मतलब भाई 5 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर, √2 क्या है हमारा, एक इरेशनल नंबर। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर, और अगर इनको माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर। और अगर रैशनल इरेशनल की हम मल्टीप्लाई करते हैं, अलग अलग, आप समझ रहे हैं ना, सेम नहीं है, रैशनल और इरेशनल तो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल नंबर ही इसका आंसर आने वाला है। और अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे इन दोनों की आपस में, रैशनल और इरेशनल की, तब भी आंसर इरेशनल ही आने वाला है, इरेशनल नंबर ही हमारा आंसर आएगा। एग्जांपल है जैसे 3 × 5, आंसर क्या आएगा, 3√5। 3√5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। रैशनल को और इरेशनल का अगर डिवाइड करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा।
और अगर अब देखो ये बात आपको अब तक समझ में आ गई होगी कि रैशनल इरेशनल मतलब अलग अलग। अगर रैशनल इरेशनल की हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सबका आंसर क्या आने वाला है? क्या आने वाला है भाई? इरेशनल। सबका आंसर क्या आने वाला है? इरेशनल। इजी। अब हम आगे समझते हैं कि अगर हम सेम चीज का इरेशनल एंड इरेशनल को सोल्व करें तो क्या होगा। बेटा अगर हम इरेशनल को प्लस करें इरेशनल में, इरेशनल को माइनस करें इरेशनल में, इरेशनल की मल्टीप्लाई करें इरेशनल में, इरेशनल का डिवाइड करें इरेशनल में, तो कुछ भी हो सकता है। कांट से हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि भाई इरेशनल आएगा नंबर कि रैशनल नंबर आएगा। तो क्या बोल सकते हैं? कांट से कुछ भी हो सकता है। जैसे √2 प्लस इसको प्लस करा तो कितना आंसर आया? 2√2 आया। कैसा नंबर है हमारा? ये इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम इसको माइनस करेंगे, माइनस √2 तो जीरो आ जाएगा। जीरो तो हमारा एक रैशनल नंबर है। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अगर √2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम एक इरेशनल नंबर की एक इरेशनल नंबर से, तो हमारे पास में एक इरेशनल नंबर निकल कर आएगा √6। लेकिन अगर हम सेम नंबर की मल्टीप्लाई कर दें, लाइक √2 मल्टीप्लाई √2, तो आंसर आएगा 2। 2 तो हमारा एक रैशनल नंबर है। तो आपस में बदल रहे हैं, कभी हमारा रैशनल आ रहा है, कभी इरेशनल आ रहा है, कभी रैशनल इरेशनल, सेम चीजें हमारी चल रही हैं। तो इसलिए अगर इरेशनल को आपस में प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना है, आंसर क्या आएगा? रैशनल। नहीं भाई इरेशनल। अरे ये भी नहीं आएगा। क्या आएगा फिर? कांट से। कुछ भी आ सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। इजी। अब हमारे पास में बचता है एक और कि भाई हमने इरेशनल इरेशनल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करा लिया, रैशनल इरेशनल जो अलग अलग है उनको भी आपस में करा लिया, तो वो भी हमने समझ लिया कि अगर अलग अलग है तो कराया रैशनल इरेशनल को, तो आंसर आया इरेशनल। और अगर इरेशनल इरेशनल को कराया तो आंसर क्या आया? पता नहीं, कांट से कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास में बचता है रैशनल एंड रैशनल। तो अगर रैशनल को एंड रैशनल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप करते हो तो आंसर आता है रैशनल का रैशनल नंबर ही। ठीक है, रैशनल के लिए आप यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए कि रैशनल नंबर, रैशनल प्लस रैशनल अगर आप करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब मैंने एक बार में लिख दिया, तो आंसर क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आपका आने वाला है। रैशनल नंबर ही आपका आने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हम कुछ याद रखने वाली बातों को समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा और क्या पढ़ा उसको एक बार देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देना, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम। हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में यूनिकली लिखा जा सकता है। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके फैक्टर केवल दो होते हैं, 1 एंड बाई इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर बेटा ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनके फैक्टर ज्यादा होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स किसको बोलते हैं भाई? जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब जिनको 2 से ज्यादा नंबर जो है डिवाइड कर सकते हैं, लाइक दैट। फिर हमने पढ़ा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होते हैं भाई? कॉमन प्राइम्स की स्मॉलेस्ट पावर। याद रखना है, एचसीएफ में पावर छोटी, एलसीएम में पावर बड़ी। ठीक है, ये आपको याद करना। हमने फिर एचसीएफ सीखा, फिर हमने एलसीएम सीखा कि ऑल प्राइम नंबर की ग्रेटेस्ट पावर को एलसीएम बोलते हैं। फिर हमने फॉर्मूला भी याद करा कि दो नंबर्स एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करेंगे तो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। एकदम बढ़िया। उसके बाद में रैशनल नंबर हमने जाना कि भाई जो पी अपॉन क्योंकि फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। फिर हमने समझी प्रूफ टेक्निक एक कि भाई कैसे प्रूफ करेंगे कि ये नंबर हमारा इरेशनल ही है, तो बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। उल्टा सोचो, वो वाला मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमने सीखा, यूज कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। जैसे √3 √3 सब इरेशनल नंबर है। नंबर एंडिंग इन जीरो, नंबर एंडिंग जीरो कब आएगा? मस्ट है फैक्टर्स 2 एंड 5, उनके फैक्टर जरूरी है होना। कौन कौन से? 2 फैक्टर होना, 2 एंड 5। अगर 2 एंड 5 फैक्टर नहीं है तो किसी भी डिजिट के लास्ट में जीरो नहीं आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए कुछ छोटी मोटी प्रैक्टिस टिप, आपको फैक्टर ट्री आना चाहिए, एचसीएफ एलसीएम जल्दी निकालना सीखो, प्रैक्टिस करो, प्रूफ करना आना चाहिए, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के स्टेप्स को याद कर लीजिए और एक्सरसाइज को रेगुलरली सोल्व करो। आपके नंबर 100/100 आ जाएगा, आप इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें। चलिए अब हम आते हैं इस सारे इंट्रोडक्शन के बाद में सोल्यूशन की तरफ, और सोल्यूशन है एक्सरसाइज 1.1 के। तो स्टार्ट करें भाई। आपने भी पानी वानी पी लिया होगा, नहीं पिया तो पानी वानी पीकर बैठिए और साथ में सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। और एक बार और याद दिला दूं, उस पीडीएफ को साथ में लेकर बैठिए जो आपने अभी डाउनलोड करी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वही जो सीख कर आए, एक्सप्रेस इट नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आपको इनको एक्सप्रेस करना है, मतलब इन सबका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो कर लेते हैं भाई। पहला पार्ट क्या है? 140 का प्राइम फैक्टर कैसे करोगे? ऐसे करोगे, साइड में से लिख लोगे 140 और 2 को ये 7 टाइम, 2 7 0 7, फिर 2 से जाएगा ये 35 टाइम, फिर ये 5 से जाएगा 5 7 35, फिर ये 7 से जाएगा 7 1 7। तो क्या है हमारे पास में 2 × 2 × 5 × 7, यानी कि 2 × 2 2 रेज़ टू द पावर 2, दो बार आया, इसकी पावर 2 हो गई, 2 रेज़ टू द पावर 2 × 5 × 7। यही हो गया भाई इसका आंसर। ठीक है, ये तो ऐसे कर लो और ऐसे भी कर सकते हो। देखो दो ये सेम ही बात है। सबसे पहले 140 को 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया? 70 टाइम, है ना। 2 को देखो डिवाइड किया कितनी बार गया? 2 को देखो हमने डिवाइड किया तो कितनी बार गया? 70 टाइम। ये हमारे पास में कितनी बार गया? 70 टाइम गया। आगे बढ़ते हैं। फिर 70 को आपको सोल्व करना है। 70 को सोल्व कर कितनी बार गया?
2 इंटू में 35 टाइम, तो 2 इंटू में 35 यहाँ पर 72 को सोल्व करके आया। अब 35 को सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 7 और बाद में इन सबको सोल्व कर लिया, आपके पास में आ गया 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब आपको जो इजी लगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों मेथड ही सेम है। ये वाला मेथड आप अप्लाई करें या ये वाला मेथड, ठीक है। आगे बढ़े, दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 156, तो 156 को पहले सोल्व करेंगे। भाई 156 को करा हमने, 156 को यहाँ पर लिख लिया। कितनी बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ जाएगा 78 टाइम, फिर 2 से जाएगा कितनी बार जाएगा 39 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई 2 1 जा 2 एंड 2 से जाएगा नहीं भाई, कितनी बार जाएगा फिर 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर जाएगा भी 13 से। तो हमारे पास में क्या गया 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू में 13। इजी। आगे बढ़े, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास में 3825। 3825 को सोल्व करेंगे। 3825 को 3 से डिवाइड किया, 3825 को तो हमारे पास में क्या आया 1275। अब 1257 को सोल्व करो तो कितना आया 3 मल्टीप्लाई में 425। अब आपको 425 को सोल्व करना है तो कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई में 85। अब आपको 5 प्राइम नंबर आ गए, 85 को सोल्व करना है 5 मल्टीप्लाई में 17। सारे प्राइम नंबर्स आ गए। अब फाइनल आंसर लिख दीजिए। 3 यहाँ पर कितने बार है 2 बार, 2 टाइम, 3 रेज़ टू द पावर 2, 5 इतने टाइम है 2 टाइम, 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई में 17। यही आपका क्या हो गया भाई, यही आपका हो गया आंसर। अब आगे आते हैं पार्ट नंबर 4, 5005। 5005 को आप सोल्व करोगे तो आपने 5 से डिवाइड किया इसको, ये कितने बार डिवाइड हुआ 1001, 1001। अच्छा, आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप जब भी इसके प्राइम फैक्टर करें तो बार बार प्राइम वर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है डिवाइड करते समय आपको अपने माइंड में जब आपको डिवाइड चेक करके देखना है किससे डिवाइड हो रहा है, तो 2 से करना है, 3 से करना है। 3 के बाद फिर ऐसे नहीं इसको 4 से चेक करने लग जाओ, नहीं भाई, 2 के बाद 3 के बाद आपको 5 से इसको चेक करना है, 5 के बाद चेक करना है उसको 7 से, फिर 9 से, फिर 13 से, इस तरीके से प्राइम नंबर्स में उसको पूरा ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, तो 5 तो प्राइम नंबर ही है, 1001 को सोल्व करो तो ये आया 7 मल्टीप्लाई 143। अब 7 ही प्राइम नंबर है, 145 3 को ब्रेक डाउन किया तो ये आया 11 मल्टीप्लाई 13, और ये हमारे पास में क्या आ गया फाइनल आंसर इसका, ये हमारे पास में हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़े 7429 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 7429 को सोल्व करेंगे तो ये हमारा ना 2 से जाएगा, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 9 से, ना 11 से, ना 13 से, कहां पर पहुंचेगा सीधा ये 17 से। 17 से सोल्व करेंगे 437 आएगा, और 437 को सोल्व करेंगे तो 19 मल्टीप्लाई 23 से जाएगा, और ये तीनों ही क्या है हमारे प्राइम नंबर। बस यहां तक इसका दायन कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, काफी इजी था। आपको क्या करनी है, प्राइम फैक्टर से उनको डिवाइड करना है। कब तक करना है, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। लास्ट में वेरीफाई भी करना है, तो पहले निकाल के भी बताना है कि भाई एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। चलिए निकालते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 26 एंड 91। क्या हमने बेटा सीखा अभी कि जब भी आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना हो, पहला स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकाल लेना है। पहला स्टेप क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकाल लेना है। तो पहला स्टेप निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 26 का निकालना है तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई में 13, 91 का निकालोगे तो क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई में 13। ऐसे कंफ्यूजन होता है तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, इस तरह के साइड में आपको एक ये बना लेना है, सोल्व कर लेना है। 2 से जाएगा बेटा 13 टाइम, ये 2 से जाएगा ये 13 टाइम, 13 खुद एक प्राइम नंबर है, 1 टाइम जाएगा, तो देखो लास्ट में आ गया ना 1 हमारे पास में। इसके प्रोडक्ट को लिख लेना है, 2 मल्टीप्लाई 13 हमारे पास में आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे 91 को सोल्व कर लेना, ये आएगा 7 मल्टीप्लाई 13। अब दूसरा स्टेप क्या था, याद आया दूसरा स्टेप? पहला स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा स्टेप सोचो, दूसरा स्टेप क्या था भाई? दूसरा स्टेप था स्मॉलेस्ट पावर, एचसीएफ में छोटी पावर, एलसीएम में बड़ी पावर, एचसीएफ में छोटी पावर। छोटी पावर बेटा पहले तो कॉमन सोचो, कॉमन क्या है एचसीएफ में? 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 तो नहीं आएगा आंसर। 13 इसमें, 13 इसमें भी है, हाँ बिल्कुल 13 इस नंबर में भी है और इस नंबर में भी आ रहा है, 13 कॉमन नंबर आया। कॉमन नंबर के बाद में क्या लिखना है? छोटी पावर को। किसको लिखना है? छोटी पावर। यहाँ तो एक ही पावर है, यहाँ भी 13 की पावर 1 है, यहाँ भी 13 की पावर 1 है, तो एचसीएफ क्या जाएगा? 13। एचसीएफ क्या आएगा भाई? एचसीएफ में 26 99 इक्वल टू आ गया 13, तो कॉमन फैक्टर विद स्मॉलेस्ट पावर इज 13। ठीक है, इजी। अब क्या निकालना है? एलसीएम। अब क्या निकालना है भाई? एलसीएम। एलसीएम में बेटा पहला काम क्या करते हैं एलसीएम में? प्राइम फैक्टर, वो हमने करे हुए हैं 2 इंटू 13, 7 इंटू 13। अब एलसीएम में एक थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? कि कॉमन फैक्टर को तो लिखते ही लिखते हैं, साथ में अनकॉमन फैक्टर को भी लिखते हैं, मतलब सारे के सारे प्राइम नंबर्स को लिखते हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर यूज हुए हैं इसमें? 2 यूज हुआ है, ठीक है, 13 यूज हुआ है, ठीक है, फिर 7 यूज हुआ है, ठीक है, फिर 13 आ रहा है, नहीं तो पहले लिख लिया हमने। 2 बार नहीं लिखना है, एक बार हमारे पास में आ गया कॉमन, कॉमन को भी लिखना है और फिर अनकॉमन को भी लिख देना है। ठीक है, और इन सब में क्या देखना है? एलसीएम में, एलसीएम में क्या देखते हैं? एलसीएम में देखते हैं पावर छोटी भाई। एलसीएम में पावर क्या देखते हैं? छोटी नहीं, एलसीएम में पावर देखते हैं बड़ी। एचसीएफ में छोटी, एलसीएम में बड़ी। एलसीएम में पावर देखते हैं बड़ी, ग्रेटेस्ट पावर। तो इन सबकी पावर तो बेटा सेम ही है, कोई बड़ा छोटा यहाँ पर है ही नहीं।
तो सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो एलसीएम में निकालते हैं। एलसीएम हमारे पास में आया 2 इंटू 7 इंटू 13, आंसर कितना आया मल्टीप्लाई करके 182। अब आपके क्वेश्चन में वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। बेटा एचसीएफ कितना आया था हमारे पास 13, एलसीएम कितना आया 182, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ को 182 मल्टीप्लाई 13, हमारे पास में आंसर आ गया 2366 आ गया। मल्टीप्लाई करनी हम सबको आती है, सबको आती है भाई। 2366 हमारे पास में इनका मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। अब हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। एग्जैक्ट 26 मल्टीप्लाई 91 करा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इसको भी मल्टीप्लाई करके हमारे पास में आंसर आ गया भाई 2366, 2366। अरे मतलब सेम आंसर, सेम तो चाहिए हमको आंसर, ये तो था इसका वेरिफिकेशन, तो ये हमारे पास में हो गया वेरीफाइड। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, इट्स वेरीफाइड, इट्स वेरीफाइड। अगर आंसर सेम आ गया तो वेरीफाई हो गया, आंसर सेम नहीं आता तो वेरीफाई नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। 510 एंड 92 को सोल्व करते हैं। सेम तरीका, सेम मेथड। क्या करना है भाई हमको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। खुद से सोल्व करो, समझ में ना आए मुझसे समझो, और फिर अपने पास जो पीडीएफ है उसमें वो सॉल्यूशन को देखो। प्राइम फैक्टराइजेशन 510 को सोल्व करें। प्राइम फैक्टर हमारे पास में आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 को सोल्व करा कितना आया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 23। एचसीएफ क्या होता है हमारे पास में, कॉमन और पावर, पावर छोटी। एचसीएफ में पावर छोटी, एलसीएम में पावर बड़ी। क्या कॉमन है यहाँ पर, 2 इसमें है, 2 है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है, 2 हमारे पास में कॉमन है। और एचसीएफ में पावर छोटी, तो 2 की पावर 1 छोटी, 2 की पावर 1 छोटी मतलब 2 की पावर 1 इसका आंसर हो गया। तो एचसीएफ कितना है हमारे पास में 2। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हम लेते हैं पहले कॉमन फैक्टर और बाकी फिर अनकॉमन फैक्टर भी। तो पहले क्या कॉमन लिया हमने 2, 2 की पावर कौन सी लेंगे, कॉमन फैक्टर में 2 की पावर कौन सी लेंगे, बड़ी। एचसीएफ में पावर छोटी, एलसीएम में पावर बड़ी, तो हमने यहाँ पढ़ लिया एलसीएम की पावर बड़ी 2। अब बचे फैक्टर लिख देते हैं, 2 हमने लिख लिया, फिर लिखेंगे 3, 5, 17 एंड 23। तो 3, 5, 17 एंड 23, और क्या करेंगे इन सब की मल्टीप्लाई। 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 3, 4 to 12, 12 5 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। हमारे पास में आंसर आ गया 23460। सोल्व कर लिया, एलसीएम निकाल लिया, कितना आया एचसीएफ 2, एलसीएम कितना आया 23460। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब पहले सोल्व करेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, चेक करेंगे आंसर, फिर क्या करेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, फिर चेक करेंगे आंसर, फिर देखेंगे क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है। सेम आ रहा है तो वेरीफाई हमारा हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ 23460 मल्टीप्लाई 2, क्या आंसर आया 46920। फिर हमारे पास में चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर्स। ठीक है, आया 510 मल्टीप्लाई 92, कितना आंसर आया 46920। अरे भाई बिल्कुल सेम, एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ बिल्कुल सेम, एंड हमारे पास में प्रोडक्ट का जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है सेम। इट मींस ये फॉर्मूला जो हमने याद किया था वो बिल्कुल सही था, और यहाँ पर वेरीफाई भी कर लिया हमने। ठीक है जी, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट भी सेम बेटा, प्रैक्टिस करो खुद से भी एक बार और मेरे साथ साथ भी देखते रहें। 336 एंड 54 सोल्व करा, कितना आया 2 raised to the power 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। फिर अब हमने किसको करा सोल्व, 54 को कितना आया इसका प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 3। इतने तो हम प्रो हो गए हैं कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही इजीली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और उस पीडीएफ के साथ जो आपने डाउनलोड करी उसमें भी एक बार उसको देखिए, वो नोट हमने आपके लिए ही बनाए हैं। ठीक है, तो 54 को सोल्व किया, फिर 36 को सोल्व किया, दोनों के प्राइम फैक्टर को निकाल लिया। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन लिखो और फिर पावर छोटी वाली लिखो। तो कॉमन क्या है हमारे पास में, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, कॉमन 2 हो गया, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, तो 2 और 3 हमारे पास में कॉमन हो गया। पावर कौन सी लिखनी है, छोटी। पावर छोटी कौन सी है, यहाँ पर 2 raised to the power 4 और यहाँ पर 2 raised to the power 1, तो 1 छोटी है तो हमारे पास में आ गया 2। एक तो पावर छोटी लिखेंगे कॉमन लेने के बाद, और 3 में यहाँ है पावर 3 और यहाँ वहां पर है पावर 1, क्या छोटा है 1 छोटा है, तो हमको खुद पता है अच्छे से 3 की पावर 1, तो हमारे पास में एचसीएफ आ गया 6। क्योंकि एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन विद स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन लेना है और छोटी वाली पावर को लिख देना है, तो आंसर हमारे पास में आ गया भाई 6। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में पहले लिखना है कॉमन, फिर अनकॉमन नंबर, और कॉमन नंबर में जिसकी पावर कौन सी वाली लिखनी है, अनकॉमन में आपको लिखनी, सॉरी कॉमन में लिखनी है आपको पावर बड़ी वाली। तो यहाँ पर 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 1, क्या बड़ा है बेटा 2 की पावर 4 बड़ा है, तो 2 की पावर 4 लिखा, फिर 3 कॉमन में 3 की पावर 3 लिखा, बड़ी वाली पावर को लिखा, अनकॉमन नंबर बचा 7। इन सबको हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। 2 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16। पावर का मतलब उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 को भाई 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू में 2 एंड इंटू में 2, क्या आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इस तरीके से करते हैं ना मल्टीप्लाई। तो 16 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आया 27 मल्टीप्लाई 7, इन तीनों का फिर से मल्टीप्लाई करना है, और हमारे पास में क्या आंसर आ गया मल्टीप्लाई करके 3024। ठीक है, अब कर लेना वेरीफाई। वेरीफाई में क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ का आंसर निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, और प्रोडक्ट निकालेंगे, नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, और आंसर अगर हमारा सेम आया तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। चेक करते हैं, 3024 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर आया 18144। फिर हमने चेक किया प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट,
नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में आंसर सेम आया, तो भाई हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, इट्स वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास में, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो हमने अब तक इस क्वेश्चन में किया था, लास्ट क्वेश्चन में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको वेरीफाई नहीं करना, बाकी सारे काम वही करने हैं। चलिए देखते हैं। 12, 15 एंड 21 तीन नंबर्स आ गए। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं दो नंबर्स वाले फॉर्मूले से, क्योंकि वो फॉर्मूला जो था एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, केवल वो दो नंबर्स के लिए, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर तीन नंबर्स है, करेंगे प्राइम फैक्टर 12 का करा तो कितना आया 2 इंटू 2 इंटू में 3, 15 का करा हमने प्राइम फैक्टर कितना आया 3 इंटू में 5, हमने करा 21 का प्राइम फैक्टर कितना आया 3 इंटू में 7, प्राइम फैक्टर हमारे सारे आ गए। अब क्या करना है एचसीएफ, क्या करते हैं एचसीएफ में कॉमन विद पावर छोटी विद पावर स्मॉलेस्ट, तो हमारे पास में आया भाई, हमारे पास में क्या आया फटाफट से लिख लेते हैं इसको। हमारे पास में आया एचसीएफ 12, 15, 21 का कॉमन क्या है 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 तो हमारे पास में नहीं है। अब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो यानी कि कॉमन फैक्टर क्या आया हमारे पास में 3 आया। 5 बेटा ऊपर वाले में नहीं है, नीचे वाले में नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 ऊपर वाले में नहीं है, बीच वाले में नहीं है, तो 7 भी नहीं है, हमको बस कॉमन नंबर्स निकालना है। तो हमारे पास में आया 3 और 3 कॉमन फैक्टर है। अब देखनी है 3 की पावर, पावर कौन सी लिखनी है एचसीएफ में, पावर लिखनी है छोटी, एचसीएफ में पावर छोटी, तो 3 की पावर देखो सेम है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, अगर सेम ही है तो क्या छोटी और क्या बड़ी, तो हमारे पास में क्या आ गया 3 की पावर 1, ये कह लीजिए 3 इज द राइट आंसर। तो हमारे पास में क्या आया एचसीएफ इन तीनों का 3, सिंपल। अब निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर भी लिखने हैं विद द पावर ग्रेटेस्ट पावर के साथ, बड़ी वाली पावर के साथ कॉमन लिखना है, और फिर बाद में वो किसको लिख देना है अनकॉमन नंबर्स को, फिर सबको आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है जी। चलिए करते हैं। 2 की पावर 2 लिख लिया हमने, 3 की पावर 1 लिख लिया, फिर बचा हमारे पास में 5, फिर बचा हमारे पास में 7, सारे के सारे प्राइम नंबर लिखने होते हैं, कॉमन भी अनकॉमन भी, और पावर बड़ी वाली सबको मल्टीप्लाई करा, आंसर आया भाई 420, 420, ठीक है भाई। आगे बढ़े, अब करते हैं सेकंड वाले पार्ट को, 17, 23 एंड 29। बेटा ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने, 17, 23 एंड 29 सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। 17 एक प्राइम नंबर, 23 एक प्राइम नंबर, 29 भी एक प्राइम नंबर, ऑल 3 आर प्राइम नंबर्स। जब भी हमारे पास में प्राइम नंबर्स होते हैं, अब क्योंकि प्राइम नंबर्स हम पहले ही पढ़ चुके, क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर केवल 2 होते हैं। कौन कौन से, एक तो 1 और एक वो खुद 1 एंड बाय इटसेल्फ हमारे क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। अब ये सारे प्राइम नंबर्स अगर इनके पास में फैक्टर ही 2 हैं, एक 1 एंड इटसेल्फ, अब इटसेल्फ तो कॉमन होंगे नहीं, 17, 23 एंड 29 दोनों अलग, तीनों अलग अलग नंबर हैं, तो कॉमन नहीं होंगे। तो क्या कॉमन नंबर बचा इनके बीच में 1, क्योंकि 17 भी 1 से डिवाइड होगा, 23 भी 1 से डिवाइड होगा, एंड 29 भी 1 से डिवाइड होगा। इसलिए हमेशा प्राइम नंबर्स का जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसका जो कॉमन फैक्टर आएगा, जब भी आप एचसीएफ निकालोगे उनका, तो आंसर कितना आएगा 1, बिकॉज नो कॉमन फैक्टर्स, और जहां पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वहां पर आंसर क्या होता है 1, और कॉमन फैक्टर कहां पर नहीं होते प्राइम नंबर्स में, एकदम बढ़िया। तो एलसीएम को देखते हैं भाई, एलसीएम में क्या होते हैं जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबका प्रोडक्ट एलसीएम हो जाता है, अगर कोई कॉमन नहीं है तो कॉमन तो कुछ है नहीं, हमने सारे के सारे प्राइम नंबर्स को लिख लिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास में आंसर आ गया 1139। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना है, बिल्कुल नहीं होना है आपको। प्राइम नंबर्स मतलब एचसीएफ 1, एलसीएम उन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आते हैं भाई आगे, पार्ट नंबर 3, 8, 9 एंड 25 का आपको निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम, सेम मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं भाई। 8 करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3, 9 करोगे 3 रेज़ टू द पावर 2, 25 करोगे 5 रेज़ टू द पावर 2। अब क्या आपको इनमें कोई कॉमन नंबर दिख रहा है? इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कोई कॉमन नंबर? कोई कॉमन नंबर नहीं। और जब कोई कॉमन नंबर नहीं होता है तो वहां पर क्या होता है एचसीएफ, वहां पर एचसीएफ होता है 1, वहां पर एचसीएफ होता है 1। इफ नो कॉमन फैक्टर्स, वहां पर बेटा क्या होगा हमारा एचसीएफ 1, तो यहाँ पर क्या होगा एचसीएफ इज 1। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में क्या करना है, सारे के सारे प्राइम नंबर लिखने हैं विद द हाईएस्ट पावर, एलसीएम में पावर बड़ी को लिखते हैं, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, उन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 25, इस सबकी मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास में आंसर आया 1800, ये निकल कर आ गया आपको एलसीएम, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। गिवन एचसीएफ 306, 657 इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। बहुत शानदार क्वेश्चन है, हमको क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने 3 स्टार से याद किया था कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। यहाँ पर क्या गिवन है आपको, एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ गिवन है, अभी हमको इस फॉर्मूले से निकालेंगे। चलिए फॉर्मूला हमको याद ही है, एलसीएम हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो आपके पास में अगर ये फॉर्मूला है एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अगर यहाँ से आपको एचसीएफ गिवन है तो एलसीएम निकालना है, जो निकालना है उसको कहां पर रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, एकदम बढ़िया, कहां पर रखते हैं भाई उसको, लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सबको कहां पर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड ले जाते हैं। पहले से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख देते हैं, जो पहले से ही उसके साथ में तो कोई छेड़खानी नहीं करनी, उसको एज इट इज लिख देना है,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमने क्या निकालना है, एलसीएम। यहाँ पर क्या था, एचसीएफ। एचसीएफ यहाँ पर किस चीज में है, मल्टीप्लाई में। इधर आकर किस चीज में हो जाएगा भाई, डिवाइड में। इधर आकर किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में। निकाल लेंगे भाई, एलसीएम का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी हम निकाल लेंगे, 306 657 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे गिवन एचसीएफ यानी कि 9 से। चलिए देखते हैं। तो एलसीएम हमारे पास में क्या आया, एलसीएम हमारे पास में आया 306 मल्टीप्लाई 657 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड डिवाइड बाय एचसीएफ 306 एंड 657। वो कितना गिवन था, 9। तो 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9, इसको सोल्व कर हमारे पास में क्या आया, मल्टीप्लाई करके आया 201042 एंड डिवाइड बाय 9, डिवाइड करके क्या आंसर आया 22338। तो ये हमारे पास में इसका एलसीएम निकलकर आ गया उस इंपोर्टेंट फॉर्मूले से, विदाउट एनी प्राइम फैक्टराइजेशन। इजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चेक वेदर 6 raised to the power n can end with digit 0 for any natural number n, for any natural number n। देखो ये हमने पहले भी सीखा है, 4 raised to the power n से एग्जांपल में सीख कर आए हैं। जस्ट हमेशा उसी के एंड में 0 आएगा बेटा जिसके फैक्टर केवल 2 होते हैं, 2 and 5। उसके फैक्टर 2 होने जरूरी हैं, 2 and 5 फैक्टर होना बहुत जरूरी है। अगर हम 6 को ब्रेक डाउन करेंगे तो 6 हमारे पास में क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई में 3 आएगा। तो 2 तो हमारे पास में है लेकिन 5 नहीं है। बिना 5 के हमारे पास में लास्ट में 0 नहीं आ सकता है ना। अब देखते हैं भाई, उसी को लिख लेते हैं। फॉर ए नंबर टू एंड विद 0, एक नंबर का 0 से एंड होने के लिए, बेटा ये लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए, इसके भी मार्क्स मिलते हैं, ध्यान से देखना है। फॉर ए नंबर टू एंड विद 0 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10, वो 10 से डिवाइड होनी चाहिए। 10 मतलब 2 and 5 उसके फैक्टर होने चाहिए, 2 and 5। दिस मींस इट मस्ट हैव बोथ 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर्स। जरूरी है 2 and 5 उसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to the power n इज 2 मल्टीप्लाई 3 raised to the power n। इसका मतलब हुआ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। इसमें इट मींस द ओनली प्राइम फैक्टर्स आर 6 raised to the power n इज इक्वल टू 2 and 3। यहाँ पर फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, 2 and 3। कौन से आने चाहिए थे, 2 and 5। 5 तो नहीं आया। सिंस देयर इज नो फैक्टर ऑफ 5, क्योंकि यहाँ पर 5 का कोई फैक्टर नहीं है। 6 raised to the power n can't be divisible by 10, इसलिए 6 raised to the power n 10 से डिवाइड नहीं हो सकती है, और जो 10 से डिवाइड नहीं होगा वो उसके लास्ट में भी 0 नहीं आने वाला है। सो आंसर क्या होगा आपका, नो। 6 raised to the power n can't end with digit 0 for any natural number n। किसी भी एनी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n के एंड में कभी भी 0 नहीं आ सकता है। रीजन हमने उसको अच्छे से समझ लिया। ठीक है जी। तो ये आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका पीवाईक्यू है। ये आपके एग्जाम में पहले भी एक बार नहीं कई बार आ चुका है। एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर। ये क्यों कंपोजिट नंबर आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आपसे ये, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर, 13 एक प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कंपोजिट नंबर आता है। ऐसा आपको एक्सप्लेन करना है, आपको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। चलिए प्रूव करते हैं। देखो यहाँ से आपने क्या किया बेटा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 11, यहाँ पर 13, यहाँ पर 13। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 एंड प्लस में 13 आपके पास में आ रहा है। क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि भाई अगर आप यहाँ से 13 कॉमन ले लें, क्या ले लें, यहाँ से 13 को कॉमन ले लें, आपके पास में क्या आएगा, अगर आप 13 कॉमन ले लेंगे आपके पास में आएगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस में 1। राइट, अगर 13 बेटा कॉमन ले लेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई 11 एंड 13 तो बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस में 1, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। अब 13 के अंदर क्या बचेगा, 11 7 जा 77 प्लस में 1। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 13 मल्टीप्लाई में 78, और 13 मल्टीप्लाई 78 को भी सोल्व करोगे, 13 तो प्राइम नंबर, 13 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, लेकिन 78 को आप सोल्व कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 39 में। तो आपने देखा दिस नंबर है 13, 2 एंड 39 एज फैक्टर्स। इस नंबर के 3 फैक्टर आ गए, एक 13, एक 2 एंड एक 39। तो क्या ये एक प्राइम नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि प्राइम नंबर केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स हमारे किसके होते हैं, कंपोजिट फैक्टर्स के होते हैं। राइट, तो आप यहाँ बता सकते हैं दिस नंबर है 13, 2 एंड 39 एज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ से अलग हमारे 3 फैक्टर और हैं, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर, इसलिए हमारा एक कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो आपने कैसे सोल्व किया था, आपने इसमें से 13 को कॉमन ले लिया। अगर आप यहाँ 13 कॉमन लेंगे तो आपके पास में क्या बचेगा, देखो 13 ये वाला बाहर गया यहाँ से, तो यहाँ पर 7 एंड 11 बचेगा, प्लस के बाद में 13 बाहर गया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, बिकॉज 13 मुझे 13 होते हैं तो मल्टीप्लाई में यहाँ प्लस के साथ में 1 बच जाएगा आपके सामने। अंदर वाले को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में ये वाली इक्वेशन बनेगी। इजी, गॉट इट, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद सेकंड पार्ट पर। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 को भी प्रूव करना है कि भाई ये भी एक कंपोजिट नंबर है, तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं भाई। कैसे प्रूव करोगे, प्रूव करते हैं सेम तरीके से। क्या करोगे बेटा, इसमें से 5 कॉमन ले लो। देखो यहाँ पर लास्ट में 5 है ना, एक ट्रिक बता रही हूँ आपको, यहाँ पर लास्ट में 5 है ना, 5 कॉमन ले लो। यहाँ पर लास्ट में कितना था, लॉजिक लगाना है बस। यहाँ पर लास्ट में कितना था, 13 कॉमन ले लेना है, कॉमन ले लेते हैं भाई। 5 कॉमन लिया तो हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में बचा 7, देखो 5 बाहर गया, 7 6, यहाँ पर 4 3 2 1 ऐसे रहेगा। 5 बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1,
5 को बाहर रहने देना है, अंदर वालों को सोल्व कर लोगे, ये आपके पास में मल्टीप्लाई होकर आएगा 1008, अंदर लास्ट में क्या है 1, इसको प्लस कर लो, कितना जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1009। बेटा इस नंबर के भी आप देख रहे हो, दिस नंबर है 5 एंड 1009 एज फैक्टर्स, इसके भी ये दो फैक्टर्स निकल कर आ गए, दो तो ये है, इसके अलावा और क्या है अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, एक इसका फैक्टर 1 भी होगा और एक इसका प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर होगा, राइट, तो इसके फैक्टर भी मोर देन 2 है, इसलिए देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर, इसलिए ये भी क्या है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है, क्यों है, क्योंकि इसके पास में भाई फैक्टर ज्यादा है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, इसे आपने प्रूव कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, सर्कुलर पाथ प्रॉब्लम पर। ये वर्ड प्रॉब्लम आपको ध्यान से समझनी है और इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स फॉर 1 राउंड, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर 1 राउंड। सोनिया 18 मिनट लेती है राउंड को पूरा करने के लिए, रवि 12 मिनट लेता है। राउंड समझ रहे हो, गोल चक्कर, भाई दौड़ लगा रहे हैं, ये एक राउंड है, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है भाई, क्या नाम है सोनिया, और यहाँ पर क्या नाम है रवि। रवि लेता है एक मान लीजिए कि रवि है, रवि क्या टाइम लेता है 18 मिनट, सॉरी 12 मिनट एंड सोनिया 18 मिनट, यानी कि रवि आगे होगा और सोनिया पीछे, ये रवि हो गया, ये सोनिया हो गई, ये ऐसे राउंड राउंड घूम रहे हैं, रवि 12 मिनट में पूरा कर लेता है इस राउंड को और सोनिया 18 मिनट में पूरा कर लेती है इस राउंड को, ठीक है, अभी एक राउंड कंप्लीट करने के, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर अ टाइम इक्वल टू एलसीएम 18 12 मिनट। तो बेटा आपको बहुत सिंपल है, आपसे पूछ रहे हैं दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर अ टाइम, वो कब दूसरी बार मिलेंगे, मतलब कब वो एक स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, कब वो पहली बार मिलेंगे वहां पर। बेटा ये बेल कब बजेंगी, वो मीटिंग कब होंगी, साथ में टुगेदर कब आएंगी, इन सब के लिए हमें तो क्या निकालते हैं एलसीएम। थिंक लॉजिकल, कैसे सोचोगे इसके बारे में आप, अगर हमारा रिक्वायरमेंट जो आंसर है, अगर हमारा रिक्वायरमेंट आंसर ज्यादा है तो क्या निकालेंगे, ज्यादा के लिए आप निकालोगे, अगर आंसर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप निकालोगे एचसीएफ, और रिक्वायरमेंट अगर कम है तो क्या निकालोगे एलसीएम, ठीक है, तो आप क्या निकालोगे भाई एलसीएम निकालोगे, इसका एलसीएम निकालोगे 18 12 का, तो आपके पास में 18 का करोगे फैक्टर, 12 का करोगे फैक्टर करके सोल्व कर लोगे, आपके पास में एलसीएम क्या जाएगा 36 मिनट्स। वो तो बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप भी प्रो हो गए होंगे कि भाई कैसे हम एलसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखना था आपको, बेटा इसमें आपको ध्यान रखना था दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स, कैसे बाई एलसीएम लेने के बाद ही ऐसा पॉसिबल हुआ। तो क्या ध्यान रखना था, कभी भी बेल वाले क्वेश्चन आए या कभी भी मीटिंग वाले क्वेश्चन थे, कभी हम की मीटिंग उनकी कब होगी दोबारा, वो साथ में घंटियां कब बजेंगी, रिंग कब बेल मतलब जो बेल है वो रिंग कब करेंगी साथ में टुगेदर आकर, तो इन सब के लिए क्या निकालना है आपको एलसीएम, ठीक है। और सीधा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में सोचना है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है, आंसर की आपने क्वेश्चन पढ़ा, लॉजिक लगाया, आपने देखा कि इसका जो आंसर आएगा वो कम में आएगा, है ना, इसका आंसर किसमें आएगा कम में आएगा। अब आंसर कम कैसे आ सकता है, जब आप एचसीएफ निकालोगे, आंसर ज्यादा कैसे आएगा, जब आप एलसीएम निकालोगे, क्योंकि एलसीएम में सबकी मल्टीप्लाई करनी होती है उन नंबर्स की, राइट, जब एलसीएम निकालोगे, तो ऐसे आपको थोड़ा सा लॉजिकल भी सोचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्ड प्रॉब्लम तो हमने समझ लिया है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर, तो चलिए सोल्व करते हैं आपके साथ एक्सरसाइज 1.2। 1.2 बहुत सिंपल है, हम ये 1.2 के सारे एग्जांपल पहले भी समझ चुके हैं, आप खुद से जरूर ट्राई कीजिए, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके जो ये एक्सरसाइज है, जो ये चैप्टर है आपका, ये फिंगर टिप्स पर होगा, ठीक है। तो आपका क्या कहता है एक्सरसाइज 1.2, प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट √5 इज रैशनल नंबर। हम तो प्रूव चुके अभी सीख कर रहे हैं, कैसे करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड सोल्व कर लेंगे। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, उल्टा सोच लेंगे, लेट अस अज्यूम √5 इज रैशनल नंबर, मान लिया अज्यूम कर लिया कि √5 कैसा नंबर है, √5 भैया एक रैशनल नंबर है, ठीक है। then √5 is equal to a upon b where a and b are co-prime integers and b doesn't equal to 0। अगर बेटा वो एक रैशनल नंबर है तो a अपॉन b की फॉर्म में होगा, बिल्कुल होगा, और a एंड b के आपस में वो प्राइम फैक्टर भी नहीं होंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर भी नहीं होंगे, वो हमारे को प्राइम नंबर होंगे। सेकंड स्टेप में क्या करना था, पहला स्टेप याद है ना, उल्टा एज्यूम कर लेना। सेकंड स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, रूट हट जाएगा, 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, इसका मतलब 5b स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर। इट मींस फॉलो फॉर्म लिखनी है, दिस मींस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। कैसे भाई, इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर आप निकालोगे कितना आएगा, a स्क्वायर बाय 5 ही आएगा, मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 बाय थ्योरम 1.2 a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो a भी 5 से डिवाइड होगा, हाँ भाई होगा, सही बात है, अगर 5 डिवाइड करेगा a स्क्वायर को तो a को भी करेगा, वो आपने लिख भी दिया। फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको लेट a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c, किसी एक इंटीजर के लिए आपको लेट कर लेना a इज इक्वल टू 5c। फिर क्या करोगे, सेकंड वाले स्टेप में जो आपने स्क्वायरिंग किया था वहां पर c की जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आपके पास में क्या जाएगा, a स्क्वायर की जगह रखोगे आप 5c और आपके पास में आंसर आएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ गया 25c स्क्वायर। अच्छा एक बात ध्यान देनी है आपको कि यहाँ पर जो अगर ये 5 स्क्वायर करके 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b आ रहा है तो आप वैल्यू पुट करोगे a की 5c, अगर ये √2 का स्क्वायर करके 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आ रहा है तो आप मानोगे 2c, अगर √3 का स्क्वायर करके 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आ रहा है तो आप क्या मानोगे 3c, एकदम बढ़िया, ठीक है। आपको वही मानना है जो यहाँ पर c के साथ में जो यहाँ पर आपका स्क्वायर करके आता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है।
तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 5c का होल स्क्वायर, आपके पास में आया 25c स्क्वायर। इट मींस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसका भी सेम मतलब हुआ। दिस मींस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है बाय थ्योरम 1.2, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। फिर से थ्योरम को लिख देना है आपको। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर बोथ a एंड b हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। a और b का तो 5 कॉमन फैक्टर आ गए। हमने स्टार्टिंग में क्या बेटा अज्यूम किया था? लेट अस अज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, रूट 5 इज इक्वल टू देन a अपॉन में b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, मतलब उनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आने चाहिए। ठीक है, उनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आने चाहिए। तो हमारे पास में तो 5 कॉमन फैक्टर आ गया। अब आप क्या लिखोगे? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ना, जो गलत आंसर आ गया लास्ट में, ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आया है। दैट a एंड b आर को प्राइम, कि a एंड b हमारे को प्राइम नंबर, हमने ये मान लिया था। हैंस इससे क्या प्रूव होता है? आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। देयरफॉर अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, इसलिए अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। कितना शानदार मेथड है। उल्टा सोच लो फिर उसको प्रूव कर दो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। इजी बेटा। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इसको भी कैसे प्रूव करना है? बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कैसे अज्यूम कर लोगे कि एक रैशनल नंबर है, फिर क्या करोगे? 3 + 2 रूट 5 को a अपॉन b के इक्वल रख लोगे, सेम लाइन लिख दोगे, फिर उसको रीअरेंज कर दोगे। 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू आ जाएगा a अपॉन में b -3 सेकंड वाले स्टेप में। पहला स्टेप अज्यूम किया, सेकंड वाले स्टेप में ये करा। उसके बाद में क्या क्या करोगे? अंडर रूट 5 के इक्वल सब लेकर आ जाना है आपको। अंडर रूट मतलब यानी कि एक इरेशनल नंबर के इक्वल सारी चीजें लेकर आ जानी है। अंडर रूट 5 के इक्वल आपके पास में लाइन आ गई। सिंस a b आर इंटीजर्स, a और b हमारे इंटीजर्स हैं, a - 3 भी डिवाइड बाय 2 भी करोगे तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। सही बात है, अभी पढ़ा है ना हमने कि रैशनल नंबर का डिवाइड अगर रैशनल नंबर से करोगे तो रैशनल नंबर ही आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है, इनको डिवाइड करके रैशनल नंबर आया। ठीक है, दिस मींस अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर, इसलिए अंडर रूट 5 भी क्या हुआ? एक रैशनल नंबर हुआ। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट द रूट 5 इज इरेशनल नंबर। रूट अब ये हम पहले से प्रूव कर चुके हैं, रूट 5 तो रैशनल कहाँ होता है? रूट 5 तो इरेशनल नंबर होता है। तो हम क्या करेंगे? अब हमको बताएंगे कि भाई हमसे गलती हो गई, हैंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने गलत एज्यूम कर लिया भाई। अब गलत एज्यूम कर ले तो बताना पड़ेगा, बता देते हैं। देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इरेशनल नंबर को प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। प्रूव द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। फर्स्ट 1/√2 को प्रूव करेंगे। 1/√2 को सेम एज्यूम कर लोगे कि 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है। उसके बाद में आप उसको रीअरेंज करेंगे, अंडर रूट 2 के इक्वल सारी चीजों को नोट डाउन कर लेंगे, अंडर रूट 2 के इक्वल b अपॉन a को अरेंज कर लेंगे, रीअरेंज करोगे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में a एंड b एक इंटीजर्स है, तो b अपॉन a एक रैशनल नंबर हुआ। अगर ये रैशनल नंबर है तो अंडर रूट 2 भी एक रैशनल नंबर हुआ, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो हम नंबर 1.3 के अकॉर्डिंग कह रहे थे कि वी नो दैट फैक्ट ना, अंडर रूट जितने भी अंडर रूट में नंबर होते हैं वो सब इरेशनल नंबर ही होते हैं। बट यहाँ पर हमारा आ रहा है कि रूट 2 रैशनल नंबर है, गलत आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हम ये गलत हमने मान लिया। देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर, इसलिए 1/√2 क्या है? हमारा एक इरेशनल नंबर है। इस तरीके से हमने इसको भी प्रूव कर दिया। ऐसे ही आप 7√5 को भी प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव करोगे? अज्यूम कर लोगे कि ये एक रैशनल नंबर है, फिर आप इसको रीअरेंज कर लोगे, अंडर रूट की सारी चीजों को नोट डाउन कर लोगे, फिर आप इससे प्रूव करेंगे तो निकल कर आएगा कि अंडर रूट 5 है, तो यहाँ पर रैशनल नंबर निकल कर आ गया। लेकिन फिर आप बताओगे कि ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। फैक्ट तो ये है कि अंडर रूट 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद में क्या हुआ? हमारे अजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 6 + √2। 6 + √2 को भी बेटा एज यूजुअल आप सेम करेंगे। ये है आपके लिए होमवर्क, आप इसको खुद से जरूर सोल्व करना। बहुत इजी है, सेम तरीका है, उल्टा सोच लेना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सोल्व करना है। सोच लेना है कि ये इरेशनल नहीं रैशनल नंबर है। ये स्टेप को याद कर लेना है, अंडर रूट के इक्वल में इसको रीअरेंज कर लेना है, और उसके बाद अपनी रॉन्ग अजम्पशन मानकर प्रूव कर देना है कि भाई ये आपका कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरीके से आपको चैप्टर होता है कंप्लीट, और अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। आई होप दिस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन हेल्प यू अंडरस्टैंड द चैप्टर बेटर। ठीक है भाई, ये नोट्स आपके पास में अवेलेबल है, पीडीएफ याद से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, गुड लक एंड टेक केयर।